आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है। लेकिन आज इस आखिरी दिन के जाते जाते, या ऐसे कह सकते हैं कि इस साल के जाते जाते, हम सभी लोगों को भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ दी है। और वी आर वेरी प्राउड टू आवर ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा सर एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड ऑल मैनेजमेंट ऑफ सेप्सॉफ, और अभी अपने सारे मेंटर्स का, सारे जो हम लोग सभी लोग के जो गुरु हैं, जो हम सभी लोग को गाइड करते हैं और इसका फ्यूचर बताते हैं, उन सारे लोगों पर प्राउड करने वाली बात है और छाती ठोक करके कहने वाली बात है कि हम एक बहुत ही बढ़िया लीगल और ऑथेंटिक बिजनेस को कर रहे हैं, जिसका फ्यूचर आने वाले समय में एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी करने से भी बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसी नौकरी के लिए अगर अधिसूचना जारी होती है, किसी इंडस्ट्री के लिए जारी होती है, तो अब ये जो अधिसूचना भारत के राजपत्र पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकायदा अनुपम मिश्रा जी जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उपभोक्ता मंत्रालय में, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार में, वहाँ के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पूरी अधिसूचना जारी की है। जो अधिसूचना मंगलवार को जारी हुई है। आप कह सकते हैं कि मंगलवार को 26 तारीख था मेरे ख्याल से, 28 दिसंबर दिन मंगलवार को जारी किया है और ये कुल 15 पेज का है। कुल 15 पेज की ये अधिसूचना है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ सकती है या उबाई आ सकती है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आप बोरिंग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 पन्ने का है और 15 पन्ने में 10 पन्ने हिंदी के हैं और उसी को हिंदी को ट्रांसलेट कर दिया गया है 5 पेज जो है इंग्लिश का बना करके। और उसमें ढेर सारे लॉज एंड क्लॉज हैं, ढेर सारे हेडिंग हैं, ढेर सारे सब हेडिंग हैं और उसके बाद से और सब हेडिंग है। तो ऐसे ढेर सारे नंबर्स दिए गए हैं और मैंने इसको जब पढ़ा है पूरा, तो पढ़ने के बाद से मुझे सबसे पहले जो प्राउड फील हुआ है, और वो रजत वर्मा सर को, हरीश सोंधी सर को, राज आनंद सर को और सहगल साहब को, और मैं क्या बताऊं, प्रोडक्ट कैटलॉग बनाने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम सभी लोगों के लिए पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हम सभी लोगों के लिए ये ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके जो डायरेक्टर्स हैं उनका विजन उतना बड़ा है जितना आज की डेट में 28 दिसंबर को जो भारत सरकार रूल लेके आ रही है, यह रूल पहले से ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और वह लोगों के लिए भी एक तमाचा है जो बोलते थे कि सेफ साहब का ऑफिस हर जगह होना चाहिए, या सेफ साहब का तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ये तो बंद होने वाली है। तो इस ट्यूटोरियल में आज के हम जानेंगे उस 15 पेज के जो समरी है, जो मैंने समझा है, जो मैंने अपने लिए बनाई है अपने रिकॉर्ड के लिए, वो मैं आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। ट्यूटोरियल बहुत लंबा होगा, मुझे नहीं मालूम कितना लंबा होगा, लेकिन मैं ये जो समरी बनाया हूँ ये आप लोग के बीच में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो जो है कौन कौन से हैं, और भारत सरकार ने अपने 15 पेज के जो अधिसूचना जारी की है उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे कि अभी आपके पास ये भारत का राजपत्र यानी कि गज़टेड ऑफ इंडिया का ये आपको लेटर दिखाई दे रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं, और इसका बाकायदा आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये कुल 15 पेज का है। और ये आप देख सकते हैं नई दिल्ली में मंगलवार को 28 दिसंबर को ये गज़टेड हुआ है। उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना है 28 दिसंबर 2021 की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुल 15 पेज का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 15 पेज का है और ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें 3 लोगों के लिए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। पहला जो तय किया गया है वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कंपनी के लिए। ठीक है,
उसके बाद से आप कह सकते हैं कि दूसरा जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है वो डायरेक्ट सेलर के लिए तय की गई है। और तीसरा जो है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों लोगों के लिए, यानी कि डायरेक्ट सेलर एंटिटी के लिए और डायरेक्ट सेलर दोनों के लिए। ये तीन प्रकार की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। मैं आपको पूरा तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि पूरा पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने इसकी समरी जो बनाई है मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आप ऐसे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ना मेरे लिए आसान लगता है। आप देख सकते हैं कि नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड कंपनी को, आप देख सकते हैं मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABCDEFGH है ना, जी में 2 हो गया है, K, इतने सारे इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या इसमें बनाए हैं, यानी कि हर कंपनी के लिए जो मैंडेटरी रिकॉर्ड है वो कौन कौन से रिकॉर्ड है रखने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नीचे दिए गए दस्तावेज मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने होंगे। इसका हिंदी का मतलब यही हुआ। पहला क्या रिकॉर्ड रखना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जो सर्टिफिकेट जो रजिस्टर्ड हैं उस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हर डायरेक्ट सेलर एंटिटी को, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को रखना पड़ेगा। दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जितने भी लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, एसोसिएशन है, सदस्यों का समूह है, उन सारे लोगों के बारे में जानकारी का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली दोनों रजिस्टर्ड ऑफिस में मौजूद होने चाहिए। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि पैन नंबर भी होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन और टैक्स अकाउंट कलेक्शन अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। इसके बाद से आप देख सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर जीएसटी रिटर्न फाइल जीएसटी रिटर्न है तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न है उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट और इस तरह की कोई भी रिपोर्ट जो कि आपकी कंपनी के लेखे जोखे के बारे में, लेन देन के बारे में बताती हो, वो सारे रिपोर्ट आपके पास होने मौजूद हैं। इसके बाद से जितने भी आपके यहाँ डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलर का अनुबंध आपके यहाँ लिखित रूप से हुआ है, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, उनका भी रिकॉर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्टर इम्पोर्टर कोड। अगर आप किसी सामान का आयात निर्यात करते हैं तो आपके पास इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए। इसके बाद देखिए आप लिखा हुआ है कि लाइसेंस इशू अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI 2006। आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप कोई फूड सप्लाई करते हैं या फूड को प्रमोट करते हैं तो आपके पास FSSAI 2006 का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप किसी गुड्स को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी गुड को सेल करते हैं तो ये लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप फूड आइटम नहीं बेच पाएंगे, यानी कि खाने पीने की चीज़ें हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बेच पाएगी। अगर उन्हें बेचना है, प्रमोट करना है, बनाना है तो FSSAI का सर्टिफिकेट उनके पास, लाइसेंस उनके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ ड्रग्स। अगर आप कोई कॉस्मेटिक का सामान, अगर आप कोई दवा बेचते हैं तो आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत लाइसेंस इशू होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो ही आप किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे, बेच पाएंगे, या सिद्धि यूनानी ड्रग्स को आप बेच पाएंगे या प्रमोट कर पाएंगे, या होम्योपैथी मेडिसिन ड्रग्स को आप बेच पाएंगे या प्रमोट कर पाएंगे। दोस्तों इस वाले नियम से मुझे ये समझ में आया कि अभी तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के माध्यम से, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में सिद्धि और यूनानी ड्रग्स को भी प्रमोट किया जाएगा, सेल किया जाएगा, और होम्योपैथी प्रोडक्ट को भी, होम्योपैथी दवाइयों को भी यहाँ से सेल किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा आने वाले समय में। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क का भी आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड हर डायरेक्ट सेलर एंटिटी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली रखना पड़ेगा।
इसके बाद से जो इसमें सबसे अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात इसमें जो मैं ज़रूरी समझता हूँ आप लोग को बताना कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के कुछ दायित्व तय किए गए हैं, जो कि मैं आप लोग को इसमें दिखाना चाहूँगा कि हर डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, आप ऐसे कह सकते हैं। तो मैं आपको इसको हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप ऊपर जा कर के आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में इंग्लिश में दिखा दिया हूँ, हिंदी में पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ कि हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए भी कुछ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ये अधिसूचना नई दिल्ली 2021 में 28 तारीख को जो जारी की है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई है वो आपको मैं बताता हूँ। पहला जो इसमें पॉइंट बताया गया है कि आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी डायरेक्ट सेलर एंटिटी सेल, है ना, और उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अ कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, इतना। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भारत के भीतर आपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रूप में कम से कम एक भौतिक स्थान हो। दूसरा मतलब पूरी इंडिया में कहीं पर भी आपका एक रजिस्टर्ड कार्यालय हो, ठीक है। और आप ऐसे देखें तो दूसरा बात इसमें ये बताया गया है कि इस बात की स्वघोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन करे कि किसी भी पिरामिड स्कीम या धन परिचालन यानी कि मनी सर्कुलेशन क्रिया में आप शामिल नहीं हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शामिल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी तीसरे नियम में यह रूल फॉलो करे या इस बात का सेल्फ डिक्लेरेशन करे कि अपने नोडल अधिकारी, शिकायत प्रकोष्ठ अधिकारी या शिकायत निपटान अधिकारी का समस्त विवरण एवं उत्पाद की जानकारी, उत्पाद की कीमत आदि सभी प्रकार की जानकारी अपने वेबसाइट पर स्वघोषित की हुई है। यानी कि हर जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, हर जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है वो अपने नोडल अधिकारी की और शिकायत प्रकोष्ठ अधिकारी की, शिकायत निपटान अधिकारी की बारे में सारी जानकारी, उत्पाद के बारे में जानकारी, उत्पाद के विवरण के बारे में जानकारी, उत्पाद की कीमत के बारे में जानकारी, इस तरह की सभी जानकारी अपने वेबसाइट पर पहले से मौजूद रखे हों। चौथा नियम इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए बताया कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को द्वारा बेची जाने वाली सेवा, चाहे माल हो चाहे सेवा हो, ठीक है, उनका जो प्रचार प्रसार है या व्यापार चिन्ह है या सेवा चिन्ह है या अन्य पहचान चिन्ह है, उसका इस्तेमाल लाइसेंस मिलने के बाद ही करें। कहने का मतलब यह है कि ढेर सारी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऐसी होती हैं जो दूसरे कंपनियों से कोलैबोरेशन करके, टाई अप करके उनके सामानों को बेचती है, उनके सामानों का प्रचार प्रसार करती है, उनके व्यापार चिन्ह को, सेवा चिन्ह को या अन्य किसी भी प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल करती है। तो इस दशा में उसके पास उस कंपनी के प्रचार प्रसार करने का लाइसेंस मिला रहना जरूरी है डायरेक्ट सेलर एंटिटी को। अगर डायरेक्ट सेलर एंटिटी को अधिकार नहीं मिला रहेगा, अगर लाइसेंस नहीं मिला रहेगा तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। पांचवा जो नियम है इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं कि हर जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है उसके पास एक स्थायी अकाउंट नंबर होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर होना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आप अपने माल एवं सेवाओं की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष विक्रेता की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसके साथ आपका लिखित अनुबंध होना चाहिए। सभी प्रकार के नियम एवं शर्तें न्याय संगत, उचित एवं निष्पक्ष होने चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब भी आप किसी डायरेक्ट सेलर की नियुक्ति कर रहे हो तो उसके साथ आपका लिखित अनुबंध होना चाहिए। ऐसे मौखिक नहीं होना चाहिए, लिखित अनुबंध होना चाहिए और जो भी नियम और शर्तें हैं वो न्याय संगत हों, उचित हो और निष्पक्ष हों। इसके बाद से आप देखें तो लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यह सुनिश्चित करे कि उनके सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं के पास सत्यापित पहचान और भौतिक पते हैं और केवल ऐसे ही प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करें। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि डायरेक्ट सेलर एंटिटी यह सुनिश्चित पहले से कर लें कि जो भी उनके पास डायरेक्ट सेलर अपॉइंट किए गए हैं लिखित अनुबंध के माध्यम से, उनके पास एक पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, उनके पास एक रेजिडेंशियल एड्रेस है। ऐसे ही लोगों को पहचान पत्र अपनी कंपनी का या अपने संस्था का पहचान पत्र जारी करें। जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं हैं उनको पहचान पत्र जारी न करें। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी डायरेक्ट सेलर एंटिटी उपभोक्ता द्वारा
उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी को गोपनीय रखें, यानी कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को उपभोक्ता के बारे में, कंज्यूमर के बारे में जानकारी है वो केवल उसी तक रहे, गोपनीय रहे, सार्वजनिक ना करें, पब्लिक डोमेन में ना डालें। इसके बाद से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम कहीं नहीं दिया गया है, हमेशा हर जगह आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। भारत से किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी। सभी शिकायत निवारण अधिकारी के नाम, पता, मोबाइल नंबर, पद, ईमेल आदि की सूचना उपलब्ध कराएगी। कहने का मतलब हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास जो भी शिकायत अधिकारी हैं, शिकायत निपटान अधिकारी हैं, शिकायत निवारण सिस्टम है, उसमें जो भी अपॉइंट किया हुआ ऑफिसर है जो जवाबदेह है, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पद, ईमेल आदि सब कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध होना जरूरी है। इसके बाद से जो अगला नियम है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उपनियम 6 के अनुसार शिकायत निवारण अधिकारी किसी भी उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने के 48 घंटे के भीतर उसे शिकायत की रसीद पावती देता है। शिकायत प्राप्त होने की तारीख से साधारण तथा 1 माह की अवधि के भीतर शिकायत का समाधान करता है और अगर किसी दशा में विलंब होने का कारण और शिकायत पर की गई कार्रवाई की सूचना लिखित रूप से शिकायतकर्ता को देता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी इस बात की सुनिश्चित करता है कि अगर कोई भी उपभोक्ता की कोई शिकायत है तो 48 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को यानी कि उस कस्टमर को, उस उपभोक्ता को शिकायत की रसीद मिलनी चाहिए और शिकायत प्राप्त होने के अधिकतम 1 माह के भीतर उसकी शिकायत का समाधान हो जाना चाहिए। अगर इस शिकायत का समाधान करने में विलंब लगता है तो उस विलंब का कारण जो है उस शिकायतकर्ता को बताना है लिखित रूप से। ठीक है, ये चीज़ समझ में, ये चीज़ बहुत ही पॉइंट करने वाली बात है, ये बहुत ही मेन चीज़ है। इसके बाद से जो अगला नियम है उन्होंने बताया कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किए गए आदेशों और अनुरोधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। कहने का मतलब यह है कि हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सभी प्रकार के नियम और रूल और रेगुलेशन को फॉलो करेगा और उसके हिसाब से ही काम करेगा। अगर इसको अनुपालन कराने में कोई दिक्कत आती है तो वो खुद ही जिम्मेदार माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद से आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उपभोक्ता द्वारा इसके कार्यालय या शाखाओं या प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से डाक, दूरभाष, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक सिस्टम स्थापित करेगी। कहने का मतलब है कोई भी उपभोक्ता डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अगर शिकायत करना चाहता है तो वह उसके कार्यालय में विजिट करके शिकायत कर सकता है, ब्रांच में जा कर के शिकायत कर सकता है और डायरेक्ट सेलर से मिल कर के शिकायत कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से डाक के माध्यम से जो है शिकायत कर सकता है, टेलीफोन के माध्यम से शिकायत कर सकता है, ईमेल के माध्यम से शिकायत कर सकता है और वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकता है। इस तरह का कुछ सिस्टम जो है हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को बना के रखना होगा। इसके बाद से जो अगला नियम है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को सभी डायरेक्ट सेलर का रिकॉर्ड रखेगी, जिसमें उसके पहचान पत्र, पते का साक्ष्य, ईमेल तथा संपर्क से जुड़ी अन्य सूचनाएं सम्मिलित रहेगी। जिस भी डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अपॉइंट करेगी, लिखित अनुबंध करेगी, उसका जो पहचान पत्र है वह डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास होना चाहिए, उसके पते का साक्ष्य होना चाहिए, ईमेल, संपर्क नंबर, सारी चीज़ें होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास। अगला जो नियम है इसमें बताया गया 14वां जो नियम है मेरे हिसाब से, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है किसी भी उपभोक्ता द्वारा किसी माल या सेवा की खरीद करने के पश्चात लिखित रूप से अनुबंध करने पर उसे किसी प्रत्यक्ष विक्रेता संबंधी सूचनाएं प्रदान करेगी, जिससे उस उपभोक्ता ने ऐसी खरीदारी की और ऐसी सूचना में उसका नाम, पता, ईमेल पता और विवाद का कारण ढंग से समाधान करने के लिए डायरेक्ट सेलर से प्रत्याचार करने के लिए आवश्यक कोई अन्य सूचना सम्मिलित होगा। क्या यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी किसी उपभोक्ता द्वारा किसी माल या सेवा को खरीदता है तो लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है कि उसकी सूचनाएं प्रदान करे, किसकी, जिसने बेचा है। मान लीजिए कोई डायरेक्ट सेलर है, किसी उपभोक्ता को सामान दे दिया और देने के बाद से गायब हो गया, तो उस डायरेक्ट सेलर का जो गायब हो गया है उसका रिकॉर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास मौजूद होना चाहिए। और अगर उपभोक्ता भविष्य में मांगता है कि उस डायरेक्ट सेलर ने जिसने हमको सामान दिया था
उसकी जानकारी मुझे चाहिए, उसका विवरण यानी कि नाम, उसका पता, उसका ईमेल आईडी, ये सब कुछ मुझे चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी उपभोक्ता को उपलब्ध करा सके। ये नियम बताया गया है। इसके बाद से 15वां जो नियम मेरे हिसाब से है, इसमें बताया गया कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि माल और सेवाओं के विपणन के लिए किए गए विज्ञापन में और प्राप्त होने वाले माल और सेवा के वास्तविक विशेषताओं, सुलभता और उपयोग की स्थितियों से असंगत न हो। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो प्रोडक्ट दिखा रही है, जो मार्केटिंग के समय दिखा रही है, विज्ञापन के समय दिखा रही है, तो जो प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट व्यक्ति के उपभोक्ता को बताए गए और प्राप्त हुए प्रोडक्ट में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। 16वां जो नियम मेरे हिसाब से, जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कभी भी भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक मार्केटिंग नहीं करना है। जो दिखाया जाए, जो बोला जाए, वही चीज़ होनी चाहिए। 17वां नियम यह है कि अगर कोई डायरेक्ट सेलर एंटिटी स्वयं के द्वारा बेचे गए मालों और सेवाओं के प्रमाणिक होने का दावा करती है या गारंटी देती है, तो वे माल या सेवाएं प्रमाणिक हैं, तो इससे मालों और सेवाओं की प्रामाणिकता के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का उत्तरदायी लेना होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई डायरेक्ट सेलर एंटिटी अगर कोई सामान की गारंटी वारंटी लेती है, तो खराब होने पर उस सामान को बनाने की गारंटी या उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलर एंटिटी को लेनी पड़ेगी। 18वां जो नियम है कि हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सभी सही सूचनाओं का रिकॉर्ड रखेगी, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी द्वारा सूची से हटाए गए सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं की पहचान की जा सके और ऐसे लोगों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से साझा करे। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को सभी सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सही सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जो भी डायरेक्ट सेलर कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं या जो गलत हैं, उनकी सूची सार्वजनिक अपने वेबसाइट पर साझा करेगी। इसके बाद से जो डायरेक्ट सेलर एंटिटी के लिए आखिरी जो नियम मुझे समझ में आया, उसमें ये लिखा हुआ कि डायरेक्ट सेलर एंटिटी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की कन्वर्सेशन प्रक्रिया में हमेशा भागीदार बन के रहना पड़ेगा। ये तो बात हो गई केवल उनके लिए जो लोग डायरेक्ट सेलर एंटिटी हैं, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी यानी कि कंपनी के लिए अगर कहा जाए। इसके बाद से आप देखेंगे तो इसके बाद से जो अब जो नियम जो अगला जो नियम है वो डायरेक्ट सेलर के लिए है, यानी कि जो सामान बेच रहा है उसके लिए है। तो अब देखिए डायरेक्ट सेलर के क्या दायित्व, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किए गए हैं। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर, है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक डायरेक्ट सेलर के पास डायरेक्ट सेलर एंटिटी के साथ की गई पूर्व लिखित संविदा होगी, मतलब ताकि ऐसी किसी डायरेक्ट सेलर एंटिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करें। डायरेक्ट सेलर के पास सबसे पहले लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि तभी जो है वो किसी डायरेक्ट सेलर एंटिटी के गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है, सेल कर सकता है। दूसरा, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक डायरेक्ट सेलर कोई भी डायरेक्ट सेलर एंटिटी सेलेक्ट करने से पहले प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से अब पहचान कर लेगा। प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली इकाई की पहचान, उसके कारोबार स्थल के पते, विक्रय के किए गए माल एवं सेवाओं की प्रकृति आदि के बारे में पता कर लेगा। कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलर कभी भी कोई भी डायरेक्ट सेलर एंटिटी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले यह देख लेगा कि डायरेक्ट सेलर एंटिटी कंपनी कहाँ है, क्या काम करती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, इसका पता क्या है, इसके नियम क्या है, ये सारा कुछ जान करके ही वो सेलेक्ट करें। इसके बाद से आप देखेंगे तो तीसरा जो इनका डायरेक्ट सेलर की जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी डायरेक्ट सेलर अपने प्रॉस्पेक्ट के सटीक एवं संपूर्ण सूचना प्रदान करने का प्रस्ताव करेगा और माल और सेवाओं कीमत, उधार की शर्तों, वापसी, विनिमय, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी का सर्विस आफ्टर सेल की शर्तों को प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब कि डायरेक्ट सेलर जब भी अपने प्रॉस्पेक्ट को कोई भी जानकारी देगा, ठीक है, माल और सेवाओं के बारे में तो पूरी जानकारी देगा, माल के बारे में, गुड्स के बारे में यानी कि प्रोडक्ट के बारे में, कीमत के बारे में, उधार की शर्तों के बारे में, वापसी की शर्तों के बारे में, एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में, ये सब कुछ जो है अपने प्रॉस्पेक्ट को यानी कि ग्राहक को बताएगा। इसके बाद से चौथा जो नियम मुझे समझ में आता है कि एवरी डायरेक्ट सेलर अपने प्रॉस्पेक्ट को एक ऑर्डर फॉर्म प्रदान करेगा, जिस ऑर्डर फॉर्म पे उस गुड्स के बारे में जानकारी हो
और कौन उसे बनाता है, किस देश में बनता है, कितने रुपए का बनता है, इसका जो भुगतान कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर कैंसिल कैसे कर सकते हैं, रिटर्न कैसे कर सकते हैं, किस कंपनी ने बनाया है, डायरेक्ट सेलर कौन है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी का संपर्क सूत्र क्या है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट सेलर के पास एक प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, या कोई चीज़ एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें उसके डायरेक्ट सेलर एंटिटी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, खुद उसके बारे में भी जानकारी हो। पांचवा जो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट सेलर के लिए कि माल और सेवाओं कर का रजिस्ट्रेशन यानी कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर उसे पता होना चाहिए। छठा जो है एवरी डायरेक्ट सेलर यह बात सुनिश्चित करेगा कि क्रेता को प्रदान किया गया वास्तविक उत्पाद दिए गए उत्पाद के विवरण से मेल खाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट हम बता रहे हैं दोनों में मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। सातवां जो नियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलर एवरी डायरेक्ट सेलर जो है उपभोक्ता द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को गोपनीय रखेगा। कोई भी उपभोक्ता की जानकारी है तो वो डायरेक्ट सेलर को गोपनीय रखना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बात बहुत यहाँ पे टाइटली लिखी हुई है, ठीक है, अ डायरेक्ट सेलर सेल नॉट, है ना, यानी कि यह नहीं करना है। क्या नहीं करना है डायरेक्ट सेलर को? पहचान पत्र और पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना किसी उपभोक्ता के परिसर में नहीं जाना है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ कि किसी भी भावी ग्राहक को कोई भी ऐसी किताब या टूल्स न दें जो कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इसके बाद से तीसरा जो लिखा हुआ है किसी भी भावी ग्राहक से कोई भी टूल्स खरीदने या बेचने की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं करें जो डायरेक्ट सेलर एंटिटी पूरा नहीं कर सकती। ये चार चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट सेलर सेल नॉट, मतलब डायरेक्ट सेलर को नहीं करना है। इसके बाद से आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्ट सेलर एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कराए गए हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, दोनों को। अब दोनों को क्या फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर के जो कर्तव्य हैं वो ये हैं कि ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में नहीं लाना है जो पिछले 5 वर्षों के दौरान सिद्ध दोषी हो या दिवालिया रहा हो। इसके बाद से ई वाणिज्य नियमों की जो पालन करना है, बिक्री के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना, उसके बारे में सही जानकारी देना और उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 की अपेक्षाओं का अनुपालन करना हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और हर डायरेक्ट सेलर की जिम्मेदारी होगी। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और हर डायरेक्ट सेलर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो पिरामिड स्कीम और धन परिचालन स्कीम यानी कि पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम का प्रतिषेध करेंगे। साथ ही साथ दोनों की जिम्मेदारी यानी कि डायरेक्ट सेलर एंटिटी और डायरेक्ट सेलर के कर्तव्य यह हैं कि वो राज्य सरकार द्वारा निगरानी में रहेंगे और जो भी नियम आते हैं उनका पालन करेंगे। विधियों में असंगतता का भी एक यहाँ पे कॉलम बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर दोनों लोग यदि इन नियमों के अधीन शासित किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी पर आरबीआई एक्ट 1934-2 के अधीन बनाए गए सभी नियम लागू होंगे। यानी कि ये जो आरबीआई एक्ट 1934/2 है का उपबंध 2 है, इसके अधीन बनाए गए सभी नियम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी पे लागू होंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर इनको आरबीआई एक्ट 1934/2 के अधीन कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। संयुक्त सचिव अनुपम मिश्रा जी ने ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि 28 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को भारत सरकार के राजपत्र पे ये घोषित हुई है। एक चीज़ मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूँ जो कि भारत सरकार ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें हर डायरेक्ट सेलर एंटिटी को अपने वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचनाएं स्पष्ट और सुलभ तरीके से उपलब्ध करानी होगी। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रजिस्टर्ड नाम वेबसाइट पर आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की शाखाओं का राष्ट्रीयकृत पता वेबसाइट पर होना चाहिए। ग्राहक देखभाल और शिकायत निवारण अधिकारी के ईमेल, फैक्स, दूरभाष और मोबाइल नंबर सहित संपर्क ब्यौरे भी वेबसाइट पर होने चाहिए।
दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत का टिकट नंबर जिसके माध्यम से शिकायत के निवारण की स्थिति पर नज़र रखा जा सके, ये वेबसाइट पर होनी चाहिए। प्रोडक्ट रिफंड, प्रोडक्ट रिटर्न, वारंटी, गारंटी, कैरेज एंड डिलीवरी, मोड ऑफ पेमेंट, है ना, शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में वेबसाइट पर जानकारी होनी चाहिए। माल का पूरा मूल्य, कोरियर चार्ज, सभी प्रकार के चार्ज आदि का ब्यौरा दर्शाना होना चाहिए। इसके बाद से प्रोडक्ट खरीदने से पूर्व सही और पूरी सूचना प्रदान करना होगा। क्रेता खरीदने से पहले सभी निर्णय आसानी से ले सकें। इसके बाद से विधिक माप विज्ञान पैक बंद माल नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए। क्रेता और विक्रेता का नाम आप देख सकते हैं। क्रेता और विक्रेता का नाम, माल और सेवाओं का विवरण, माल और सेवाओं की मात्रा, माल और सेवाओं की अनुमानित डिलीवरी डेट, प्रोसेस ऑफ रिफंड, गुड्स वारंटी, गुड्स के दोषपूर्ण होने पर रिटर्न या एक्सचेंज। ये सारी चीज़ों की डिटेल हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अपने यहाँ रखना पड़ेगा और ये सारा चीज़ अपने वेबसाइट पे पब्लिश करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा भारत सरकार के राजपत्र पे अधिसूचित डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021, जो कि 28 दिसंबर 2021 को पब्लिश हुआ है, जनहित में जारी कर दिया गया है। मैंने आपको बता दिया है और 15 पेज का ये है जो मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह कुछ नॉलेजेबल लगा होगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए नियमों के साथ नए साल में आप नए बेहतर तरीके से काम करें। इन सब आशाओं और उम्मीदों और बधाइयों, शुभकामनाओं सहित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।